Hello guys, I'm Saroj Kumar Sharma. Welcome back to my channel Pragya Science Coaching Center or PS Coaching Center. Today we will read Song of Myself. This is the second poem of class 12th English. This poem is written by Walt Whitman. So first of all we will read about Walt Whitman. Walt Whitman, born 31 May 1819 and died 26 March 1892. Walt Whitman का जन्म 31 मई 1819 और मृत्यु 26 मार्च 1892 को हुआ था. The People's Poet, people perhaps the most individualistic literary figure that America has ever produced. ये लोग कवि थे तथा ये व्यक्तिपरक थे, ये व्यक्तिवादी साहित्यिक थे जिसे अमेरिका ने कभी जन्म दिया था. He began working as a carpenter before his 12th birthday. उन्होंने अपने 12वें जन्मदिन से पहले एक बढ़ई के रूप में काम करना शुरू किया. He also worked as a printer, teacher and editor, as was volunteer nurse during his Civil War. उन्होंने एक प्रिंटर, शिक्षक और संपादक के रूप में भी कार्य किया और गृह युद्ध के दौरान स्वयंसेवक थे. Whitman's poetry, all of which is collected in Leaves of Grass. वाल्ट विटमैन की जितनी भी कविताएं हैं वे सब के सब लीव्स ऑफ ग्रास में संकलित है. आप लीव्स ऑफ ग्रास को ध्यान देंगे, इसके बारे में आपको कुछ और बताएंगे. इज़ नोन फॉर इट्स फ्री रीम्स एंड लाइक ऑफ रीम्स. ये जो कविताएं हैं ये फ्री रीम्स एंड लाइक ऑफ रीम्स के लिए भी जाना जाता है. Whitman first published it at his own expense in 1855. विटमैन ने इसे 1855 ईस्वी में पहली बार अपने खर्च से प्रकाशित कराया. इसे अर्थात लिप्स ऑफ ग्रास नामक किताब को. However, the free form of the poem and the joyful dedications to the importance of the individual were not well received at first. In fact, his collection of poems cost Whitman his job as it was taken to be obscene. प्रारंभ में उनकी कविताओं को अश्लील विचार के प्रचार प्रसार के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया और उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली. In 1881, after many editions, Leaves of Grass finally found a publisher willing to print it. अनेक संस्करणों के बाद लीव्स ऑफ ग्रास को सन 1881 ईस्वी में एक प्रकाशक छापने के लिए राजी हो गया. Uncensored translations of these collections were enthusiastically received in Europe. अपरीक्षित इस संग्रह का अनुवाद यूरोप में काफ़ी उत्साह से हुआ. बट विटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिशिएटेड इन अमेरिका. लेकिन अमेरिका में विटमैन अपेक्षाकृत अप्राप्य रहे. साथियों, जब वाल्ट विटमैन कविता लिखना शुरू किए तो प्रारंभ में इनके कविता के बारे में अश्लील प्रचार प्रसार हो रहा था, जिसके कारण इनके कविता को प्रकाशित होने से रोक दिया गया. लेकिन अंत में सन 1881 में एक प्रकाशक ने इनके कविता को प्रकाशित करने के लिए तैयार हो गया और उसने इनके सारे कविताओं को लीव्स ऑफ ग्रास नामक एक पुस्तक में संकलित कर दिया. और आज लीव्स ऑफ ग्रास कविताओं का एक विशाल संग्रह बन गया है. It was only after his death that he could win appreciation in America for his original and innovative expression of American individualism. अर्थात वे मृत्यु के बाद ही अमेरिका में अमेरिकी व्यक्तिवाद के मूल और अभिनव अभिव्यक्ति के लिए
सराहना जीत सके थे। His important works include Leaves of Grass and Drum Taps. उनके महत्वपूर्ण कार्यों में लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप शामिल है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि वाल्ट व्हिटमैन की दो कृतियां सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप। थोड़ा सा हम लोग लीव्स ऑफ ग्रास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लीव्स ऑफ ग्रास, ए कलेक्शन ऑफ पोएट्री, फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन 1855 with 12 poems and last edition published in 1892 with 400 poems। यह जो किताब आप देख रहे हैं यह लीव्स ऑफ ग्रास नामक कविताओं का संग्रह का एक किताब है। इसका प्रथम प्रकाशन 1855 में मात्र 12 कविताओं के साथ हुआ था और अंतिम प्रकाशन 1892 ईस्वी में 400 कविताओं के साथ हुआ था। यानी आज लीव्स ऑफ ग्रास कविताओं का एक विशाल संग्रह बन गया है। इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पोएम विच इज़ रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस कविता का प्रथम स्टेंजा है, इस पोएम का प्रथम स्टेंजा है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। कवि बोलता है कि मैं खुद गाता हूँ और खुद मनाता हूँ, यानी वो खुद को गा लेता है और खुद को मना लेता है। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, वो कहता है कि जो मैं आज मानता हूँ, यहाँ एज्यूम का अर्थ होगा मानना, जो मैं मानता हूँ तुम भी मानते होगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड एज बिलोंगिंग टू यू, क्योंकि वो कहता है कि जिन एटम से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है उसी से तुम्हारे शरीर का भी निर्माण हुआ है। यहाँ एटम का मतलब अणु-परमाणु। एंड जिन कणों से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है उन्हीं कणों से तुम्हारे शरीर का, आपके शरीर का निर्माण हुआ है। अतः जो मैं एज्यूम करता हूँ, जो मैं मानता हूँ वह आप भी मानते होगे। और मैं खुद गा लेता हूँ और खुद मना लेता हूँ। कविता का दूसरा स्टेंजा है, आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल। आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल। यहाँ लोफ का मतलब है इधर उधर घूमना, इधर उधर भटकना। कवि कहता है कि आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल, मैं इधर उधर भटकता हूँ और अंतरात्मा को आमंत्रित करता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। यहाँ लीन का मतलब हुआ आराम करना और लोफ का मतलब हुआ इधर उधर घूमना। कवि बोलता है कि मैं इधर उधर घूमता हूँ, इधर भटकता हूँ और जब मैं आराम करता हूँ, बैठता हूँ तो गर्मी के घासों का स्पीयर महसूस करता हूँ। स्पीयर का मतलब हुआ नुकीला भाग। जैसे आप देखे होंगे किसी भाला बर्छी का जो नुकीला भाग होता है ना, उसको स्पीयर बोलते हैं। तो गर्मी के दिनों में घास देखिए, घास का ऊपरी भाग क्या होता है, नुकीला हो जाता है, उसको स्पीयर बोला जाता है। तो कवि बोल रहा है कि आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। मैं इधर भटकते हुए, घूमते हुए जब आराम करता हूँ, उस घास पर बैठता हूँ तो घास के स्पीयर को मैं महसूस करता हूँ, उसके नुकीले भाग को महसूस करता हूँ। माई टोंग यू एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। कवि कहता है माई टोंग यू यानी मेरा जुबान, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड और मेरे खून का एक एक कतरा, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, इसी हवा से और इसी मिट्टी से बना हुआ है। यानी कवि कहना चाहता है कि मेरे जुबान और मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा अमेरिकी मिट्टी और अमेरिकी हवाओं से बना हुआ है। नेक्स्ट लाइन में कवि कनेक्शन जोड़ते हुए कहता है बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, मैंने अपने माता पिता से यहाँ जन्म लिया है। बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और वे लोग भी अपने माता पिता से यहाँ जन्म लिए हैं। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और वे लोग भी अपने माता पिता से जन्म लिए हैं। यानी कवि बताता है कि मैंने यहाँ जन्म लिया
और मेरे माता पिता भी यहीं पे जन्म लिए हैं और उनके भी माता पिता भी यहीं पे जन्म लिए हैं। यानी वो बताना चाहता है कि हमारा संपूर्ण पूर्वज इसी अमेरिकी मिट्टी में जन्म लिया है, यानी इससे जुड़े हुए हैं, इसके रग रग से, इसके कण कण से वाकिफ हैं। आई नाउ 37 ईयर ओल्ड, फिर कभी कहता है आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिंग होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। कभी कहता है कि मैं अभी 37 साल का हूँ और पूर्णतः परफेक्ट हेल्थ है मेरा, और होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि मौत के समय तक ऐसा ही मनाता रहूँगा, ऐसा ही सेलिब्रेट करता रहूँगा। यानी कवि का मानना है कि आज मैं 37 साल का हो गया हूँ और पूर्णतः स्वस्थ हूँ और उत्सव मना रहा हूँ, सेल्फ गाता हूँ, सेल्फ बनाता हूँ, तो मृत्यु तक भी मैं ऐसा ही रहूँगा और गाता रहूँगा तथा उत्सव मनाता रहूँगा। नेक्स्ट लाइन है क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस। इसे अच्छा समझेंगे। क्रीड्स का मतलब हुआ धार्मिक विश्वास और स्कूल का मतलब, स्कूल में एस जुड़ा हुआ है, स्कूल्स का मतलब हुआ धार्मिक विश्वास का तरीका, और एवियंस का मतलब हुआ उठ करके उसे विराम लगा देना, नहीं मानना। तो कभी कहता है कि मैं धार्मिक विश्वास का जो तरीका है, जो मान्यता है, मैं उसे नहीं मानता हूँ। वह धर्म से उठकर बातें करना चाहता है, वह धर्म के बंधन में रहना नहीं चाहता है। वही कहता है क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस, वह कहता है धार्मिक विश्वास के तरीकों को मैं रोक लगा देना चाहता हूँ, उसको नहीं मानना चाहता हूँ। और थोड़ी सी एक बात जान जाएंगे कि कभी ईसाई धर्म से है, लेकिन वह ईसाई धर्म के पथ और सोच को नहीं मानता है। वो तो प्रकृति के साथ मिल करके खुश रहना चाहता है, उत्सव मनाना चाहता है और प्रकृति की तरह जीना चाहता है। चलिए तो अगला पंक्ति देखते हैं। रिटायरिंग बैक ए व्हाइल सफिस्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगोटेन। कवि यहाँ कहता है रिटायरिंग बैक ए व्हाइल सफिस्ड एट व्हाट दे आर। वो बताता है कि वह जो है कुछ देर के लिए भुला जाना चाहता है, बट नेवर फॉरगोटेन, लेकिन भुला नहीं सकता। यानी वो कहता है कि जो धार्मिक मान्यता है, परंपराएं हैं, उसे वह कुछ देर के लिए भुला जाना चाहता है, लेकिन वह इतना ज़्यादा है, इतना सफिस्ट है कि उसे भुलाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट लाइन में कवि कहता है आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छा और खराब सब में विश्वास रखता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, मुझे आज़ादी है स्वतंत्र रूप से बोलने की, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। यहाँ कवि कहता है कि मैं अपने मूल ऊर्जा में प्रकृति की तरह स्वतंत्र हूँ और मुझे प्रत्येक हज़ार्ड में बोलने की स्वतंत्रता है। यह हज़ार्ड का मतलब हज़ार्ड खतरा होता है। यानी कवि कहता है कि मैं अच्छा और बुरा दोनों में विश्वास करता हूँ और मुझे प्रत्येक खतरे में बोलने का अधिकार है और मेरे अंदर जो एनर्जी है वह प्रकृति की तरह है और मैं पूर्णतः स्वतंत्र हूँ। ओके, तो हम लोग का कविता यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सोच के साथ, एक नए कविता के साथ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, गुड बाय फॉर टुडे।